हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आइए आज हम लोग फिर हिंदी का ही क्वेश्चन देखेंगे। इसके पहले सीरीज में हम लोगों ने 50 प्रश्न किए थे हिंदी से, हिंदी व्याकरण का, और उसके आगे हम लोग फिर आज इसी तरह से प्रश्नों को करने वाले हैं। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। आज का प्रश्न है, डॉक्टर शब्द की आ ध्वनि किस भाषा से आई है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है फ्रेंच, दूसरा ऑप्शन है जर्मन, तीसरा ऑप्शन है रूसी और चौथा ऑप्शन है अंग्रेजी। तो यह जो डॉक्टर शब्द में आ की ध्वनि जो आती है वह किस भाषा से ली गई है? तो इसमें सही जो ऑप्शन हो जाएगा वह चौथा हो जाएगा, अंग्रेजी से ली गई है। आज का अगला प्रश्न है, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला मागधी अपभ्रंश, दूसरा सौरसेनी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमागधी अपभ्रंश और चौथा नागर अपभ्रंश। तो आप लोग बताएंगे इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसका जो दूसरा ऑप्शन है सौरसेनी ऑप्शन, ये सही हो जाएगा। 53 नंबर का प्रश्न है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो यानी कि ऐसा वर्तमान काल जो सामान्य रूप से प्रदर्शित करता हो, तो वह उसका उदाहरण कौन सा है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीता बाजार जाती होगी, दूसरा ऑप्शन है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, और तीसरा ऑप्शन है वर्षा हो रही है, चौथा ऑप्शन है वह कोलकाता जाता है। तो इसमें जो सामान्य वर्तमान काल है यह कौन सा होगा? तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, तो यह तो नहीं होगा क्योंकि यह भूतकाल हो जाता है। वह कोलकाता जाता है, तो इसका कोई निश्चित समय नहीं है कब जाता है, तो यह भी नहीं होगा। और सीता बाजार जाती होगी, तो अब इसमें भी यह पता नहीं कब जाती होगी, तो यह भी सही नहीं होगा। लेकिन सामान्य वर्तमान काल जो है वर्षा हो रही है, यानी कि यह फिक्स है कि वर्षा हो रही है, तो यह सामान्य वर्तमान काल है का उदाहरण है। तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, पशु शब्द का विशेषण क्या है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है पाश्विक, दूसरा है पशुत्व और तीसरा है पशुपति और चौथा है पशुता। तो इन चारों में विशेषण बताना है। विशेषता, विशेषण का मतलब होता है विशेषता। तो पशु की जो विशेषता बताने वाला जो इसमें शब्द है कौन सा है? तो इसमें जो सबसे सही ऑप्शन जो है वो पहला है पाश्विक, यानी यह विशेषण है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा पाश्विक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो भाववाचक संज्ञा नहीं है, अब बताना है इसमें। पहला ऑप्शन है लंबाई, दूसरा ऑप्शन है बहन, तीसरा ऑप्शन है दया और चौथा ऑप्शन है शत्रुता। तो भाववाचक संज्ञा नहीं बताना है कि नहीं है। तो लंबाई, जो लंबाई शब्द है तो यह भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। दया यह भी है और शत्रुता भी है। लेकिन जो बहन शब्द है यह भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो प्रश्न है आरआरबी रांची असिस्टेंट ड्राइवर एग्जाम में पूछा जा चुका है 2010 में। 56 नंबर का प्रश्न है, वचन बदलना है, सही विकल्प चुनिए। बहु, यानी बहु का वचन बदलना है। तो इसमें बदला हुआ वचन दिया हुआ है, तो इसमें देखेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है बहुएं, दूसरा ऑप्शन है बहु, तीसरा ऑप्शन है बहु और चौथा ऑप्शन है बहुओं। तो जब हम लोग एक वचन और बहुवचन देखते हैं हिंदी में, तो ये जो बहु है तो ये तो सेम है, यह नहीं होगा। तीसरा जो ऑप्शन है इसमें ह में छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है, तो ये भी सही नहीं होगा। और बहुओं नहीं होता है, लेकिन बहुएं होता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बहुएं। और यह परीक्षा आरआरबी त्रिवेंद्रम टेक्नीशियन परीक्षा 2009 के अंतर्गत पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय है, इसमें प्रत्यय बताना है। तो पहला ऑप्शन है ला, दूसरा ऑप्शन है कीला, तीसरा ऑप्शन है ईला और चौथा ऑप्शन है चल। तो लचकीला
में प्रत्यय बताना है, यानी कि लचकीला में ऐसा कौन सा, चारों में से कौन सा शब्द लगा है। तो प्रत्यय जो तो इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पहला है ला और कीला और इला और चल। तो चल तो कोई प्रत्यय है नहीं, कीला भी नहीं है और ला भी नहीं है, तो इसलिए लचकीला में तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है सही हो जाता है। इसमें ईला प्रत्यय लगा हुआ है। 58 नंबर का प्रश्न है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपसर्ग यानी कि ऐसा व्याकरण का ऐसा जो शब्द अंग वर्ण होता है जो शब्द के शुरू में लग के और शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देता है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला आत, दूसरा प्रख और तीसरा तो और चौथा प्र। तो प्रख्यात, तो इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें इसका दो भाग होता है, प्र धन ख्यात। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर का प्र। तो प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग जो है वो प्र है। अगला प्रश्न है, यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता जी को तेज ज्वर है, उपयुक्त वाक्य में दोष है। तो अब इसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है शब्द विषयक दोष, दूसरा है मात्रा विषयक दोष और तीसरा है पक्ष दोष और चौथा है लिंग संबंधी दोष। तो फिर से हम लोग प्रश्न को समझते हैं। यहाँ आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, माता को तेज ज्वर है, माता जी को तेज ज्वर है। तो इसमें दोष कहाँ पे है, तो इसमें ढूंढ के बताना है कि दोष कहाँ पे है। तो इसमें शब्द विषयक दोष और मात्रा विषयक दोष तो ये तो है नहीं, लिंग संबंधी दोष यह भी नहीं होगा इसमें, लेकिन पक्ष दोष हो सकता है कि यहाँ सब आनंद मंगल है, चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन माता जी को तेज ज्वर है, तो यहाँ पक्ष दोष है। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पक्ष दोष। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कुलीन, दूसरा ऑप्शन है सुदर्शन, तीसरा ऑप्शन है विनम्रता और चौथा ऑप्शन है निर्बल। तो उपसर्ग रहित यानी कि ऐसा शब्द ढूंढना है चारों में जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो सुदर्शन, विनम्रता और निर्बल, इन तीनों में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, लेकिन कुलीन जो शब्द है यह उपसर्ग रहित है, तो इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है विकास, दूसरा ऑप्शन है विवाद और तीसरा ऑप्शन है सुंदर और चौथा ऑप्शन है भारतीय। तो इसमें हम लोग देखते हैं जो पहला ऑप्शन है विकास, विवाद, सुंदर और भारतीय। तो इसमें जो विवाद है इसमें वि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, विवाद। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो ऑप्शन है वह पहला है, इसमें चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अलक, दूसरा ऑप्शन है विकल, तीसरा ऑप्शन है धनिक और चौथा ऑप्शन है पुलक। तो इन चारों में से प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है। तो यहाँ पे अलक और विकल और पुलक तीनों में नहीं हुआ है, लेकिन धन में इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो यह धनिक शब्द बना है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, धनिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रियार्थक संज्ञा है। तो इसका ऑप्शन है पहला खेल, दूसरा गणना, तीसरा महान और चौथा पीना। तो इसमें क्रियार्थक संज्ञा ढूंढना है, तो कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है गणना, तो यह क्रियार्थक संज्ञा है, मतलब इसमें जो गणना है या क्रियार्थक संज्ञा है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, गणना।
अगला प्रश्न है, जो शब्दांश शब्द के आदि में जुड़कर शब्द के पहले अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसमें जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला अव्यय, दूसरा प्रत्यय, तीसरा सर्वनाम और चौथा उपसर्ग। तो ऐसा शब्द जो किसी शब्द के शब्दांश के मतलब आदि में यानी बाद में जुड़कर उसके अर्थ को बदल देता है तो उसको उपसर्ग बोला जाता है। इसका चौथा ऑप्शन सही है, उपसर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से अव्यय का कौन सा भेद नहीं है? अव्यय का भेद नहीं है ये बताना है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है विचारादि बोधक, दूसरा है भावादि बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक और चौथा है संबंध बोधक। तो इसमें इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो अव्यय का भेद नहीं है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है विचारादि बोधक, तो इसका जो पहला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अन, दूसरा ऑप्शन है निर और तीसरा ऑप्शन है अति और चौथा ऑप्शन है दूर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो उपसर्ग है वह आचार में लगने से उसका अर्थ जुल्म हो जाएगा। तो आचार शब्द में अन उपसर्ग लगाने से अनाचार शब्द बनता है, तो अनाचार का अर्थ जुल्म हुआ, तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है ए अन, तो ये सही हो जाएगा। तो आचार में अन उपसर्ग लगाने से अनाचार हो जाएगा जिसका अर्थ होता है जुल्म, तो इसलिए इसका ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, पितृ शब्द में इक लगाने से क्या शब्द बनेगा? तो इसका ऑप्शन है पैतृक और दूसरा ऑप्शन है पैतृक और तीसरा ऑप्शन है पैतृक और चौथा जो ऑप्शन है वह है पैतृक। तो इसमें जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में अशुद्धि है, शब्दों में अशुद्धि है। पहला जो इसका ऑप्शन है यह पैतृक जो लिखा गया है, ये लिखने का जो इसका व्याकरणिक अशुद्धि है तो ये नहीं होगा। दूसरा भी व्याकरणिक अशुद्धि है और तीसरा पैतृक, तो ये भी नहीं होगा। और इसका जो चौथा ऑप्शन है पैतृक, तो ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है कृपालु, दूसरा है दुधारू, तीसरा है विकाऊ और चौथा है रंगीला। तो इस चारों शब्द में से कौन सा शब्द है जो कृदंत प्रत्यय से बना है? तो इसमें कृपालु, दुधारू और रंगीला, ये तीनों ऑप्शन सही नहीं होंगे। इसमें कृपालु, दुधारू और रंगीला ये तद्धित प्रत्यय हैं, लेकिन इसका जो तीसरा ऑप्शन है बिकाऊ, यह कृदंत प्रत्यय है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द प्रत्यय युक्त है? तो प्रत्यय युक्त शब्द ढूंढना है। इसमें पहला ऑप्शन है सजीव, दूसरा है पराजय, तीसरा है कुरूप और चौथा है मलिन। तो इसमें ऐसा शब्द ढूंढना है जो प्रत्यय युक्त है। इन चारों ऑप्शन में जो चौथा ऑप्शन है मलिन, यह इन प्रत्यय लगने से बना है, तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा मलिन। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो हम लोग इसके पहले वर्णमाला बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है अ आ, दूसरा ऑप्शन है ई और ई, तीसरा ऑप्शन है उ और उ और चौथा ऑप्शन है अंग और अह। तो जो अयोगवाह वर्ण होते हैं वह अंग और अह होते हैं, तो इसलिए चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अंग और अह। अगला प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वितत्व हैं, व्यंजन हैं? तो इसका जो ऑप्शन है पहला उत्साह, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है इलाहाबाद और चौथा है पुनः। तो
द्वित्व व्यंजन उत्साह, दूसरा ऑप्शन दिल्ली, तीसरा ऑप्शन इलाहाबाद और जो चौथा ऑप्शन है वो पुणे है। तो इसके दूसरे ऑप्शन में दिल्ली में ल 2 बार आया है, ल अक्षर यानी ल वर्ण 2 बार आया है, तो इसलिए यह द्वित्व व्यंजन हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दिल्ली। अगला प्रश्न है ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं। ए और ए वर्ण जो है यह क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन है ओष्ठ, दूसरा ऑप्शन है कंठ तालव्य, तीसरा ऑप्शन है मूर्धन्य और चौथा ऑप्शन है नासिक। तो ए और ए इनमें से ये कौन से वर्ण कहलाते हैं चारों में से, तो बताना है। इसमें ए और ए जो वर्ण है वह कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में देखते हैं श ख श ह कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला स्पर्शी, दूसरा ऊष्म, तीसरा स्पर्श संघर्षी और चौथा प्रकंपी। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें जो श ख श और ह है इसको बोलने में ऊष्मा का उत्पन्न होता है, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा ऊष्म। अगला प्रश्न है किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल यदि अनुनासिक वर्ण हो जाए, वहाँ उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण हो जाता है। तो अगर किसी वर्ग के पहले वर्ण में ये 5 अक्षर आते हैं तो इसका मेल अनुनासिक वर्ण हो जाता है, तो उसका स्थान क्या होगा। तो इसका चौथा जो ऑप्शन है सही हो जाएगा, पंचम स्थान होता है। द्वितीय, चतुर्थ और तृतीय नहीं होगा, इसका पंचम स्थान सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। पहला ऑप्शन है क प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है इक प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन है आक प्रत्यय और चौथा ऑप्शन है अक प्रत्यय। तो लेखक शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ है वह अक प्रत्यय है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, अक प्रत्यय। अगला प्रश्न है निम्न में नासिक व्यंजन कौन सा है। तो इसका ऑप्शन है ज, दूसरा ऑप्शन है र, तीसरा ऑप्शन है य और चौथा ऑप्शन है श। तो इसमें जो नासिक व्यंजन है वो य है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा य। अगला प्रश्न है निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत है। इसका पहला ऑप्शन है चतुराई, दूसरा ऑप्शन है मिठास, तीसरा ऑप्शन है भिड़ंत और चौथा ऑप्शन है दुधारू। तो कृदंत जो है शब्द यह है तीसरा भिड़ंत, ये कृदंत शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो ऑप्शन इसका है पहला है ज और ज, दूसरा है ट और ड़ और तीसरा ऑप्शन है क और ख और चौथा ऑप्शन है य और र। तो कंठ ध्वनि जो है वो क ख होता है, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा क और ख। अगला प्रश्न है वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक शब्द को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है विशेषण, दूसरा है विशेष्य, तीसरा अव्यय और चौथा संज्ञा। तो वस्तु, स्थान, भाव या विचार के द्योतक जो शब्द होते हैं उसको संज्ञा बोलते हैं, तो इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा संज्ञा। अगला प्रश्न है सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा। तो जो सुत शब्द है इसको स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय के प्रयोग से यह स्त्रीवाचक बनेगा। तो पहला ऑप्शन है ई प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है आ प्रत्यय और तीसरा ऑप्शन है ई प्रत्यय और चौथा ऑप्शन है इक प्रत्यय। तो सुत में आ प्रत्यय लगाने से स्त्रीवाचक बन जाएगा, यानी सुता जो लड़की का लड़की हो जाएगा, मतलब स्त्रीवाचक शब्द हो जाएगा, तो इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आ प्रत्यय। अगला प्रश्न है निम्न में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन है पहला वैभव, दूसरा है पंकज, तीसरा है जलज और चौथा है मलयज। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वैभव,
यह रूढ़ शब्द है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा वैभव। अगला प्रश्न है स्वरों को किस अन्य एक नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्वर वर्ण हैं इनको किसी और अन्य नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है हल, दूसरा ऑप्शन है अच, तीसरा ऑप्शन है प्लूत और चौथा ऑप्शन है मूर्धन्य। तो इस जो स्वर होते हैं इनको हल नाम से भी जाना जाता है, तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा हल। अगला प्रश्न है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन से हैं। तो महाप्राण वर्ण ढूंढना है, तो पहला ऑप्शन है क और घ, दूसरा ऑप्शन है क और च, तीसरा ऑप्शन है य और र, और चौथा ऑप्शन है त और द। तो इसमें जो महाप्राण वर्ण है वह है क और घ। अगला प्रश्न है मूल धातु से पूर्व जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रत्यय, दूसरा ऑप्शन है उपसर्ग, तीसरा है रस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो इसका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा उपसर्ग। तो मूल धातु में के पूर्व में उपसर्ग का प्रयोग करने से सब मूल धातु में जिन शब्दों का पूर्व में प्रयोग किया जाता है उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी की जो वर्णमाला है इसमें कुल कितने वर्ण हैं तो बताना है। तो अब पहला ऑप्शन है 46, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 35 और चौथा ऑप्शन है 43। यह बीएड प्रवेश परीक्षा 2010 में पूछा जा चुका है। तो इसका जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 46। अगला प्रश्न है स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा पहला ज और झ, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ग और घ, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा प और फ और चौथा ऑप्शन हो जाएगा ड और ढ। तो जो मूर्धन्य व्यंजन है वो है ड और ढ, तो इसका चौथा ऑप्शन हो जाएगा ड और ढ। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है श और स, दूसरा ऑप्शन है ए और तीसरा ऑप्शन है उ और उ, चौथा ऑप्शन है ग और घ। तो जो इसमें जो विकसित ध्वनियाँ हैं वह हैं श और श, छोटा सा और बड़ा सा, ये जो हैं ये विकसित ध्वनियाँ हैं। अगला प्रश्न है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो इसका पहला ऑप्शन है जातिवाचक संज्ञा, दूसरा भाववाचक संज्ञा, तीसरा द्रव्यवाचक संज्ञा और चौथा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो ये स्त्रीत्व है तो इसका स्त्री शब्द जो होगा वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, लेकिन स्त्रीत्व जो है वह भाववाचक संज्ञा होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रत्युत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो पहला ऑप्शन है प्र, दूसरा ऑप्शन है प्रति और तीसरा ऑप्शन है प्रत्यु और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो प्रत्युत्पन्नमति, तो इसमें जो उपसर्ग लगा है प्रति लगा है, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर कितने हैं। तो जो मूल स्वर हैं पहला ऑप्शन है 6, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 2। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो हिंदी वर्णमाला होता है इसमें कुल 13 स्वर होते हैं, तो इसलिए इसका जो तीसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। 13 स्वर होते हैं, इसमें 4 मूल स्वर होते हैं, तो इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर जो होते हैं वो 4 होते हैं। अगला प्रश्न जो निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है पशु, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय, तीसरा ऑप्शन है समतल और चौथा ऑप्शन है वाचनालय। तो इसमें विद्यालय, समतल और वाचनालय जो है यह यौगिक शब्द है, लेकिन जो पशु है यह रूढ़ शब्द है, तो इसका खंड नहीं किया जा सकता है, इसलिए यह रूढ़ शब्द है। इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो ऑप्शन इसका पहला है उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन है प्रत्यय, तीसरा ऑप्शन है अव्यय और चौथा ऑप्शन है समास। तो ऐसे शब्दांश मूल धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा प्रत्यय।
अगला प्रश्न है, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द को मतलब स्त्रीलिंग स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो शब्द प्रयोग होगा वह कौन सा होगा? पहला ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है आ, तीसरा ऑप्शन है ई और चौथा ऑप्शन है इक। तो अनुज का स्त्रीवाचक होता है अनुजा। अनुज का अर्थ है छोटा भाई। तो अनुज का स्त्रीवाचक बनाने के लिए उसमें आ प्रत्यय जोड़ेंगे तो हो जाएगा अनुजा। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आ प्रत्यय। अगला प्रश्न है, शब्द व्युत्पत्ति के आधार पर बताइए कि कौन सा शब्द योग रूढ़ है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला जलज, दूसरा है विनिमय, तीसरा है कुशल और चौथा है पवित्र। तो जो रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो इसमें जो जलज शब्द है वह योग रूढ़ है, इसलिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा जलज। अगला प्रश्न है, च, छ, ज, व, य ये ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, तीसरा ऑप्शन है तालव्य और चौथा ऑप्शन है दंतोष्ठ्य। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह हो जाएगा तालव्य, यानी ताल उच्चारण स्थान से निकलने वाली ध्वनियों को तालव्य वर्ण कहते हैं। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो जो हिंदी वर्णमाला है उसमें कितनी व्यंजन की संख्या है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 45, तीसरा ऑप्शन है 33 और चौथा ऑप्शन है 60। तो सॉरी ये 50 है। तो इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हिंदी वर्णमाला में कुल जो व्यंजनों की संख्या है वो 33 है। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 33। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में बताइए कि संयुक्त स्वर कौन से हैं? तो जो संयुक्त स्वर हैं वो कौन से हैं? ऑप्शन पहला है अ आ, दूसरा ऑप्शन है ई और ई, तीसरा ऑप्शन है ज और झ, चौथा ऑप्शन है ए और ओ। तो वर्णमाला में संयुक्त स्वर पूछा गया है तो इसमें चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा ए और औ। अगला प्रश्न जो है, हिंदी वर्णमाला में संयुक्ताक्षर कौन से हैं? इसमें पहला ऑप्शन है क, पहला ऑप्शन है अ, आ और ज, दूसरा ऑप्शन है अ, उ और ल, चौथा ऑप्शन है प, फ और भ और तीसरा ऑप्शन है प, फ, भ और चौथा ऑप्शन है छ, त्र और ज्ञ। तो इसमें जो वर्णमाला के जो छ, त्र और ज्ञ हैं ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, क्योंकि छ जो वर्ण है क और श से बना है, त वर्ण जो है वो त और र से बना है और जो ज्ञ है वो ज और य से बना है। तो इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से बोध वर्ण कौन से हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है म, दूसरा ऑप्शन है ख, तीसरा ऑप्शन है च, चौथा ऑप्शन है ह। तो बोध वर्ण जो है वह ह है, इसको बोध वर्ण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है पहला ड, ढ, ड़ और ङ, दूसरा ऑप्शन है क, ख, ग और घ, चौथा ऑप्शन है च, छ, ज, झ और तीसरा ऑप्शन है च, छ, ज, झ और चौथा ऑप्शन है त, थ, द, ध। तो इसमें जो कोमल तालव्य ध्वनियाँ हैं वो हैं च, छ, ज और झ। तो इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा च, छ, ज, झ। तो इस तरह से हम लोगों ने आज 50 प्रश्न को हल किया। तो आप लोगों को अगर यह सेशन अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसी तरह से मिलते हैं हम लोग अगले सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हमारी वीडियो को देखते रहिए और कमेंट भी करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।